हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहली न्यूज़ ले रहे हैं जो मणिपुर में हिंसा हुई है, जिसमें 2 महिलाओं के साथ हैवानियत दिखाई गई है, शर्मसार किया है देश को। यही इसी बात को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोट किया है और बोला है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जो ये घटना की गई है मणिपुर में, उसकी वजह से देश विश्व भर में शर्मसार हुआ है और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की इन्होंने सिफारिश की है। मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ हैवानियत की गई, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षम्य करार दिया है। घटना पर दुख और क्रोध भी व्यक्त किया है और साफ तौर पर कहा है कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है और इसमें टोटल 140 करोड़ देशवासियों की बेइज्जती हुई है, यानी कि वो शर्मसार हुए हैं। देखिए, संसद का जो मानसून सत्र कल से स्टार्ट हो गया है, उस पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसमें बातचीत की है और बोला है कि खास तौर पर लड़कियों के लिए, पुत्रियों के लिए इसमें सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या उनकी अस्मिता के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो सके। मणिपुर की बेटियों के साथ जो भी हुआ उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता और दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो एक मिसाल साबित होगी। दुष्कर्म और नृशंस हत्या की घटनाओं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं जो पहले भी कई राज्यों में हो रही हैं, अब ऐसा समय आ गया है कि इसमें सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, ऐसे कानून बनाया जाए कि इन सब घटनाओं को रोका जाए। यहाँ पर वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। हिंसाग्रस्त मणिपुर में मानवता को बेहद शर्मसार करने वाली ये घटना जो बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई थी, इसमें से अब ये भी बोला गया है कि इस वीडियो को इंटरनेट मीडिया से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है और बोला है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा इसमें सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि जो वीडियो है वो बेहद परेशान करने वाला है। सांप्रदायिक संघर्ष के दौरान हिंसा को अंजाम देने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल करना एक साधन के रूप में बहुत ही निंदनीय है। संवैधानिक लोकतंत्र में इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इसमें जो आप ये देख रहे हैं, इसे पकड़ा गया है क्योंकि ये वीडियो में भी दिखा था महिला को घसीटते हुए, और सरकार ने ट्विटर से आपत्तिजनक वीडियो हटाने को भी बोल दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले पर अब संविधान पीठ करेगी विचार। देखिए, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 लागू किया गया था 19 मई को, उसमें आपको बताया गया था कि जितने भी ग्रेड A के अधिकारी हैं उनके ट्रांसफ़र का जिम्मा जो केंद्र सरकार द्वारा एक पैनल होगा जिसमें 2 लोग होंगे, वो निर्णय लेंगे। 2 लोग या टोटल 3 लोग होंगे, 2 लोग केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और एक राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का विवाद होता है तो अंतिम निर्णय उपराज्यपाल का होगा। उसके बाद से क्या हुआ कि जहां जहां पर दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, उनको वहां से हटाना शुरू कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। इस पर दिल्ली सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने बोला कि ये अध्यादेश दिल्ली सरकार के कामकाज में दखलंदाजी है और इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5 सदस्यीय पीठ को भेज दिया है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी विरोध किया और बोला कि इसे 5 सदस्यीय पीठ को नहीं भेजना चाहिए था, इसे 3 सदस्यीय पीठ को भेजना चाहिए था। दिल्ली सरकार के इसमें वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई की मांग, मतलब जो ये सुनवाई है, पूरी की जाए। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 370 जो आर्टिकल 370 है उस पर सुनवाई चल रही है और इसके बाद इस केस को लिया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। विनेश और बजरंग को ट्रायल से छूट देने का आधार बताएं WFI हाई कोर्ट। देखिए, 2 पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल में दी गई छूट का आधार बताना है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने फोगाट और पुनिया को सीधे प्रवेश देने के खिलाफ अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर WFI से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट किया कि अगर चयन का आधार उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत है तो मामले को बंद कर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चयनित 2 खिलाड़ियों की उपलब्धियों की जानकारी भी अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने WFI तदर्थ पैनल के अधिवक्ता से कहा कि चयन का आधार स्पष्ट करें, क्योंकि याचिकाकर्ता पहलवानों का पूरा मामला यही है कि चयन के लिए किसी तरह का ट्रायल होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, तटस्थ दलों का भी भविष्य लिखेगा ये चुनाव। देखिए होता क्या है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें जो हिस्ट्री देखी गई है कि जब बहुत बड़े संगठन बन जाते हैं तो जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। और जिस तरीके से NDA में 38 दल और जो इंडिया है उसमें 26 दल एक साथ आए हैं, तो इसमें जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या फिर जो क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में सिर्फ NDA के 38 एवं इंडिया के 26 दल ही नहीं बल्कि किनारे खड़े दलों का भी भविष्य तय होना है। दोनों गठबंधनों में शामिल कुल 64 दलों के अतिरिक्त YSR कांग्रेस, बीजेपी, BRS एवं बसपा जैसे कई दल अभी तटस्थ हैं। चुनावी इतिहास बताता है कि जब देश की राजनीति 2 बड़े गठबंधनों या खेमों में बंट जाती है तो अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने वाले निरपेक्ष दलों की हैसियत छोटी हो जाती है। ऐसे दलों का वोट प्रतिशत गिर जाता है एवं सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। इस बार भी 11 पार्टियां ऐसी हैं जिनकी लोकसभा में वर्तमान में मौजूदगी है और उनके सदस्यों की संख्या 64 है। अगर ये सभी दल भी दोनों गठबंधनों से अलग ऐसे ही अड़े खड़े रहें तो लोकसभा चुनाव में इनका कद छोटा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। 2050 तक दिल्ली को 2.75 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण दिल्ली को वर्ष 2050 तक 2.75 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 80 अरब रुपए, विनिर्माण में 330 अरब रुपए और सेवाओं में 2.34 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वर्षा और तापमान के पैटर्न में बदलाव से भी निम्न आय वर्गीय आबादी के लिए बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। यह चेतावनी जलवायु परिवर्तन पर दिल्ली सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान के ड्राफ्ट में सामने आई है। क्लाइमेट एक्शन प्लान का यह ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए लंबित है। इसमें लू, अधिक तापमान और कम दिनों में भारी वर्षा की घटनाओं को उन प्रमुख चुनौतियों के रूप में भी रखा गया है जिनका आने वाले समय में दिल्ली सामना करेगी। इस ड्राफ्ट के अनुसार दिल्ली में ठंडे दिन एवं रात कम हुए हैं। शुष्क दिनों की अनुमानित सालाना कमी 8.4 है। लगातार वर्षा वाले दिन सालाना 1.4 बढ़े हैं और पूर्व औद्योगिक स्तर की आधारभूत अवधि की तुलना में सालाना 0.9 भारी वर्षा वाले दिनों की वृद्धि के संकेत मिले हैं। ड्राफ्ट में दिल्ली के जिलों की स्थिति का मूल्यांकन भी किया गया है। दक्षिण दिल्ली को सबसे ज़्यादा जबकि नई दिल्ली को सबसे कम असुरक्षित माना गया है। एक न्यूज़ इसमें ये थी कि DU में CES के पंजीकरण शुरू, किसी भी उम्र में कर सकेंगे पढ़ाई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कौशल उन्नयन और आजीवन सीखने की प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए शताब्दी वर्ष में घोषित कॉम्पिटेंस एनहेंसमेंट स्कीम की शुरुआत कर दी है। CES के तहत पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि विधि की इस अनूठी योजना के तहत किसी भी उम्र का व्यक्ति कोई भी पाठ्यक्रम पढ़कर अपने ज्ञान का विस्तार कर सकता है। DU का इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्था होगा। कुलपति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मौजूदा पाठ्यक्रम के लिए जरूरी होने पर निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंड और पूर्व आवश्यकताएं पूरी करता है तो सीटों की उपलब्धता के अधीन उस पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करवा सकता है। गैर वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रवेश योग्यता और उम्र के आधार पर, जहां योग्यता और उम्र को 70 और 30% का महत्व दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या उस पाठ्यक्रम की कक्षा की कुल क्षमता का अधिकतम 10% या 6 सीटें होंगी। जो भी कम हो वही होगा। उन्होंने बताया कि किसी पाठ्यक्रम में CSE के तहत इन सीटों को अतिरिक्त माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता खुला।
देखिए, लगभग 40 साल पुराने वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता फिलहाल खुल गया है। संसद की संयुक्त समिति ने इससे जुड़े विधेयक में प्रस्तावित किए गए सभी बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसकी रिपोर्ट भी गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। इसके साथ ही वन अधिनियम में संशोधन के जुड़े विधेयक को जल्द ही पेश करने की तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में ही इसे लाया जा सकता है। वन अधिनियम में यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा व राजनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने और वन क्षेत्र के संवर्धन के लिए प्रस्तावित किया गया है। वन संरक्षण विधेयक में बदलाव से जुड़ा यह विधेयक बजट सत्र के दौरान 29 मार्च 2023 को पेश किया गया था। हालांकि विपक्षी दलों के विरोध के बाद सरकार ने इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया था, जिसे मानसून सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से शुरू किया परामर्श। केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि विषय की प्रासंगिकता व महत्ता और विभिन्न अदालती आदेशों की वजह से विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से परामर्श शुरू किया है। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 21वें विधि आयोग के 31 अगस्त 2018 को परिवार कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, लेकिन आयोग ने इस विषय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। चूंकि उक्त परामर्श पत्र को जारी हुए 4 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं, इसलिए 22वें विधि आयोग ने 14 जून 2023 को इस विषय की प्रासंगिकता व महत्ता और समान नागरिक संहिता पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए जन सामान्य और धार्मिक संगठनों के विचारों को आमंत्रित करने का फैसला किया है। समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने के तौर तरीकों पर एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मेघवाल ने कहा कि चूंकि विधि आयोग अभी परामर्श करने की प्रक्रिया में है, इसलिए इस चरण में तौर तरीकों का सवाल ही नहीं उठता है। पिछले हफ्ते विधि आयोग ने यह कहते हुए समान नागरिक संहिता पर विचार भेजने की समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इस संदर्भ में काफ़ी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और लोगों ने सुझाव देने के लिए और समय देने की मांग की है। कौशल और रोजगार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे भारत ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच योग्यता की पारस्परिक मान्यता को लेकर समझौता इस वर्ष के प्रारंभ में हो चुका है। अब दोनों देश नए क्षेत्र में कौशल और रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए सहयोग का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। इस पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष ब्रेडन ओ कॉनर से मुलाकात हुई है। नई दिल्ली में गुरुवार को हुई इस मुलाकात में शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग को और विस्तारित करने पर चर्चा हुई है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खनिज जैसे अपने प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन किया है और अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण किया है, उसकी सराहना करते हुए प्रधान ने कहा कि दोनों देशों को भारत में ऐसी प्रक्रियाओं को दोहराने और उभरती रोजगार भूमिकाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के तरीकों की खोज करनी होगी। समिति की सिफारिशें भारत के डिजिटल तंत्र को और मजबूत करेंगी। संसद के चालू मानसून सत्र में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट को पेश किए जाने की संभावना है। वित्तीय संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि समिति की सिफारिशें भारत के विश्व अग्रणी डिजिटल और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने में मदद करेगी। समिति ने गुरुवार को अपनी बैठक में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि समिति ने रचनात्मक और दूरदर्शी सुझाव दिए हैं। अंतिम दौर की सुनवाई में गूगल इंडिया, आरबीआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति ने समक्ष उपस्थित हुए थे। गूगल इंडिया का प्रतिनिधित्व उसके मैनेजर संजय गुप्ता ने किया है। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने लागू किया भूजल कानून। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने गुरुवार को संसद को बताया कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल कानून को लागू किया। इस कानून में वर्षा जल संचयन का प्रावधान शामिल है। लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल विधेयक तैयार किए हैं। टुडू ने बताया कि अब तक जिन 21 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल विधेयक की तर्ज पर भूजल कानून को लागू किया है, इसमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बंगाल, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली और दमन द्वीप हैं। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। एक प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में 60% ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे आए भारत, संबंधों की मजबूती पर होगी बातचीत। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को भारत आ गए हैं। भारत राष्ट्रपति के तौर पर विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर वह भारत आए हैं। यहां पर वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात करेंगे। भारत ने विक्रमसिंघे की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। हवाई अड्डे पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने श्रीलंका के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों ने कई प्रस्तुतियों से श्रीलंकाई अतिथि का आगमन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा साझेदार है चीन, नहीं हो सकते अलग। भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए जर्मनी के वाइस चांसलर और वित्त मंत्री रॉबर्ट हॉबेक ने चीन के सामने यूरोप की लाचारी को खुले तौर पर स्वीकार किया। कहा, चीन यूरोप का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी देश है, इसलिए उसे अलग थलग कर पाना संभव नहीं है। हम उससे जुड़े खतरों को कम करने के लिए कदम उठा सकते हैं और निर्भरता कम करने वाले विकल्प खड़े कर सकते हैं। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। इस लिहाज से बहुत सारी जर्मन कंपनियों ने वहां पर निवेश कर रखा है। यह स्थिति भारत और अमेरिका जैसी है। जर्मनी ही नहीं, पूरे यूरोप के चीन के साथ डिजिटल किस्म के संबंध हैं, इसलिए हम चीन से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, खतरे को कम करने वाले कदम जरूर उठा सकते हैं। व्यापार में हम किसी एक पर निर्भर होकर अपने लिए खतरा नहीं बढ़ा सकते हैं। G20 सम्मेलन के लिए पुतिन समेत सभी को निमंत्रण भेजा गया है। देखिए, भारत ने दिल्ली में सितंबर में होने वाली G20 सम्मेलन के लिए रूस समेत सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। देश इन सबके स्वागत के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 सम्मेलन में शामिल होने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि वह किसी नेता विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं। यह सबके सशरीर उपस्थित होने वाला सम्मेलन है और वह उम्मीद करते हैं कि सभी आमंत्रित लोग इस सम्मेलन में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि अगर बात करें कि पुतिन जो हैं वो बाली और इंडोनेशिया में 2022 में G20 के सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। फिर सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर घटाई गई सब्सिडी को सरकार फिर से बढ़ा सकती है। इस तरह आने वाले समय में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के दाम कम हो सकते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया स्कीम को लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत फिर से दोपहिया वाहनों की सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा सकती है। अभी फेम 2 स्कीम चल रही है जो चालू वित्त वर्ष में समाप्त हो जाएगी। मंत्रालय के निर्देश से फेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी में इस साल जून में कटौती कर दी गई है, जिसके चलते जून से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन 20 से 25,000 रुपये महंगे हो गए हैं। जून से पहले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर प्रति किलोवाट 15,000 रुपये की सब्सिडी मिली थी, जिसे कम करके प्रति किलोवाट 10,000 रुपये कर दिया गया था। इसका असर यह हुआ कि इस साल जून में सिर्फ 45,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके थे। फुटपाथ पर खाना बेचने वालों पर भी लागू होंगे गुणवत्ता मानक। सरकार फुटपाथ पर खाना पीने का सामान बेचने वालों पर भी गुणवत्ता मानक लागू करने पर विचार कर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि रेहड़ी पटरी पर बिकने वाले खान पान का नियमन कर पाना मुश्किल काम है, लेकिन इस दिशा में प्रयास की जरूरत है। उन्होंने यहाँ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन को संबोधित करते अन्य देशों में इस बारे में लागू प्रावधानों के बारे में भी अपनी राय आमंत्रित की है। सिंह ने बताया कि इस बारे में विचार करना होगा कि रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचने वालों पर अंकुश लगाने के लिए वित्तीय जुर्माना लगाना या उनके सामान को जब्त करना ही काफ़ी है, या फिर नियमों में उल्लंघन पर उन्हें जेल भेजने का भी प्रावधान किया जा सकता है। जापान की चिप कंपनियां भारत आने को तैयार। सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका के बाद अब जापान भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनने जा रहा है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सहभागिता के लिए दोनों ही देश की सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन यानी कि MOC किया है। संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस MOC के तहत जापान भारत को चिप डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इससे जुड़े उपकरणों का निर्माण व संबंधित रिसर्च श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का काम एवं मजबूत सप्लाई चेन बनाने में सहयोग देगा। सेमीकंडक्टर से जुड़ी जापानी कंपनी का संगठन रैपिड्स भारतीय कंपनियों के साथ संभावनाएं तलाश रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही कई कंपनियां
भारतीय कंपनियों के साथ पार्टनरशिप के तहत निवेश कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल पेज से, कुरान की प्रति जलाने के विरोध में इराक में स्वीडिश दूतावास में तोड़फोड़, आगजनी। देखिए, स्वीडन में मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान की प्रति जलाए जाने की आंच गुरुवार को इराक के स्वीडिश दूतावास तक पहुंच गई। कुरान की बेअदबी के विरोध में बगदाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने स्वीडिश के दूतावास परिसर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। कुरान को लेकर बाद में इराक के पीएम ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित करने का आदेश दे दिया। कहा कि स्वीडन से अपने कार्यवाहक राजदूत को भी वापस बुला लिया है। और यहाँ पर पाकिस्तान की न्यूज़ें हैं। अमेरिका से संबंध सुधारना चाहता है चीन, किसिंजर से मांगी मदद। अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने के लिए चीन सही तरीके से चर्चा करने को तैयार है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को इसके लिए अनुभवी अमेरिकी राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से मदद मांगी है। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और गेराल्ड फोर्ड के प्रशासन में विदेश मंत्री और राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार रह चुके किसिंजर निजी यात्रा पर चीन में हैं। किसिंजर, जो इस वर्ष मई में 100 वर्ष के हुए हैं, 1971 में अपनी सफल कूटनीति से बीजिंग से बेहतर संबंध बनाकर चीन को अमेरिका के समर्थन में ला दिया था। कनाडा में अमेरिका H-1B वीज़ा धारकों के आवेदन का कोटा पूरा। अमेरिका के 10,000 H-1B वीज़ा धारकों के देश में आने के और काम करने की अनुमति देने के कनाडा सरकार के फैसले से भारतीय पेशेवरों को विशेष लाभ मिलना तय है। इस योजना के तहत पहले ही दिन ही आवेदन का लक्ष्य पूरा हो जाने से कनाडा सरकार काफ़ी उत्साहित है। देश में उच्च प्रशिक्षण पेशेवरों की कमी के चलते कनाडा ने अमेरिका H-1B वीज़ा धारकों के लिए नया वर्क परमिट 16 जुलाई को आवेदन के लिए खोला था। चलिए, तो ये आज का यानी 21 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।